इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे कांग्रेस के सीनियर लीडर और एक ऐसे सीनियर अधिवक्ता हैं जो देश के नामचीन अधिवक्ताओं में से तो हैं ही, लीगल एक्सपर्ट्स में से हैं ही, लेकिन महाकौशल से आते हैं। और मैं उनके बारे में हमेशा कहता हूं कि एक स्कॉलर पॉलिटिशियन है वो, और हमेशा उनकी छवि मेरे जहन में तो हमेशा एक अराजनीतिक राजनेता की रहती है जो सभी के हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, नरसिंहपुर और जबलपुर से उनका प्रेम, ये सब कुछ बताता है कि विवेक तन्खा एक अलग मिजाज के, अंदाज के, और मुझे लगता है कि अलग भी शब्द क्यों कहें, मुझे लगता है राजनेता को ऐसा ही होना चाहिए जो अपनी मिट्टी, अपने प्रदेश, अपने गृह नगर से इतना प्यार करता हो। कई मुद्दे हैं, तो बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। आपसे बात करना हमेशा एक बहुत ही शानदार अनुभूति होती है। बहुत स्वागत। सबसे पहले यही सवाल है, राहुल जी इस समय मध्य प्रदेश में हैं, हालांकि अगर मैं बात करूं रविवार की तो वो बिहार के लिए निकल गए हैं। राहुल जी की यात्रा के बीच में लोकसभा चुनाव की तैयारियां, इंडिया जिसको बीजेपी आपकी प्रिय पार्टी घमंडिया कहती है, कई तरह की दरारें भी हमने देखी। कमलनाथ जी का एपिसोड, कुछ लोगों ने आपका नाम भी जोड़ दिया कि आप भी बीजेपी में जाने वाले हैं। तमाम बड़ी घटनाएं हुई। इन लगातार कांग्रेस पर होते हमलों को लेकर और लोकसभा की तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने शरद भाई जी। इंडिया का एक जो एक सिचुएशन है आज जी, मैंने इंडिया मीन्स भारत जी, वो एक बहुत विचित्र सिचुएशन है। एक तरफ एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी है जो जिस वक्त कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी इस तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और वॉर मशीन बन जाती है, देन इट सीजेस टू बी अ डेमोक्रेटिक पार्टी इन माय ओपिनियन। जी, जी, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का फर्स्ट साइन होता है कंसल्टेटिव डेमोक्रेसी। जी, जी। मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी एनी मोर अ कंसल्टेटिव पार्टी और कंसल्टेटिव डेमोक्रेसी। इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वॉर मशीन एंड इट इज बेस्ड ऑन एन आइडियोलॉजिकल थ्रस्ट। जी। और ये मेरे ओपिनियन में दिस इज नॉट द रियल इंडिया। रियल इंडिया इज दैट इंडिया जिसको कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है, जो गांधी जी की कांग्रेस है। एंड व्हाट वाज कांग्रेस? पूरे आइडियाज का एक समावेश वाज कांग्रेस, वेयर एवरी आइडिया गेट्स पूरा अथॉरिटी टू वर्क इटसेल्फ आउट। मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि इंडिया की जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, मल्टी रेशियल प्रेजेंस है, लिंग्विस्टिक प्रेजेंस है कितनी ज्यादा, ऐसी स्थिति में यू कैन हैव एन अरेंजमेंट, अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट वेरी कंसल्टेटिव। जब तक आपका कंसल्टेटिव अरेंजमेंट नहीं होगा, सब स्टेक होल्डर्स को आप अपने साथ लेके नहीं चलेंगे, सबको उनके सेटिस्फैक्शन का नोट नहीं आएगा, तब तक इंडिया एंड भारत जो हमारा एक कंसेप्शन है, जिस तरह से हम चाहते हैं कि इंडिया यूनाइटेड रहे, स्ट्रेंथन हो, ये एक प्रोपेगेंडा मशीन ही बन के रह जाएगी। और मैं इसको बिलीव नहीं करता कि ये इंडिया जो सोल्यूशन बीजेपी इंडिया को ऑफर करी है, दैट इज द सोल्यूशन फॉर इंडिया। विवेक जी, अर्जुन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, बहुत ही स्टालवर्ट लीडर, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक जुमला है उनका कि नेहरू गांधी परिवार एक छाते की तरह है, कांग्रेस के अम्ब्रेला की तरह है, और एक दिन शायद वो भी आएगा कि सारे कांग्रेसी बारिश से बचने के लिए इस अम्ब्रेला के नीचे खड़े हो जाएंगे, और अगर ये अम्ब्रेला फट जाता है तो मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या यही है जिसको अंग्रेजी में कहावत है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए जाएं तो मुश्किल होती है? क्या ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है सर कि नेहरू गांधी परिवार से वो इतनी अटैच हो गई है कि वो उसके बिना अपना वजूद ही नहीं देख पाती? इसी को लेकर बीजेपी बार बार अटैक करती है। जो आप इशू बोल रहे हो वो इशू इज अ इशू ऑफ द पास्ट। जी,
मैं तो नेक्स्ट इलेक्शन को देख रहा हूं जी। अब कांग्रेस इज नॉट द इशू। देश में डेमोक्रेसी रहेगी और किस तरह की डेमोक्रेसी रहेगी वो देश का इशू बन चुका है। और इस वक्त एक कांग्रेस इटसेल्फ इज नॉट केपेबल कि हम अकेले इस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर पाए और सरवाइव करा पाए। इसलिए पूरा देश का ऑपोजिशन इकट्ठा हो चुका है और लगभग मेरे को वही सिचुएशन दिख रही है जब इमरजेंसी लिफ्ट हुई थी, इलेक्शंस अनाउंस होने वाले थे और पब्लिक इकट्ठा होके एक रिस्पांस सिस्टम क्रिएट कर रही थी। जो आज जो ऑपोजिशन का जो एक पूरा गठजोड़ है, चाहे आपको बहुत वीक दिखता हो आज की नजरों से, देख लीजिएगा जिस दिन इलेक्शन का नोटिफिकेशन होगा उस दिन के बाद से इंडिया की सिचुएशन कैसे बदलेगी। और बदलेगी क्यों, मैं आपको गणित बता सकता हूं। 220 सीट्स ऐसी हैं जिसमें मैं साउथ इंडिया लेता हूं, नॉर्थ ईस्ट लेता हूं, जहां पर बीजेपी को 20 सीट से ज्यादा नहीं मिलेंगी। उसमें मैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट ऐसा सब मैं जोड़ के बोल रहा हूं जी। बीजेपी का टोटल प्रेजेंस जो है हिंदी हार्टलैंड में है, जहां पर उन्होंने मैक्सिमम वर्क किया है, इंक्लूडिंग ये राम मंदिर का जो पूरा उद्घाटन और उसका एक हाई प्रोफाइल एक प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने की जो पूरी एक ह्यूज प्रोपेगेंडा हुआ था जी। तो प्रॉब्लम इनकी ये है कि वो जो गठजोड़ ये जो काउ बेल्ट हिंदी हार्टलैंड का जो इशू है वो भी अब इनका टूटता दिख रहा है। बिहार में नीतीश जी के जाने से और जो एक नई एंटी नीतीश पॉस्चरिंग इमर्ज हुई है पूरे पॉपुलेशन में, और जिस तरह से ऑपोजिशन को वहां पर सपोर्ट मिल रहा है, बिहार खुद ही एक नया स्टोरी लिख रही है। यूपी में समाजवादी एंड कांग्रेस आप देख लीजिएगा, सरप्राइजिंगली दे विल डू वेल। और जितना बीजेपी सोच रही है यूपी में उनको लीड मिल सकती है, शायद ना मिले। बट ओवरऑल जब आप पिक्चर देखेंगे कि वो जो 370 और 400 पार की बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है ये हम लोग वी आर हेडिंग फॉर अ क्लोज फिनिश। इंडिया वो क्या था वो जो 2004 में जो उनका स्लोगन होता था, इंडिया शाइनिंग, इंडिया स्माइलिंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, लगभग वही स्थिति मुझे सामने दिख रही है। वो इंडिया शाइनिंग से इतने प्रसन्न हो चुके थे कि उन्होंने कहा कि हम तो चुनाव ही जीत चुके हैं, और लगभग वही स्थिति मेरे को बीजेपी की आज दिख रही है। उनको लगता है हम तो चुनाव जीत चुके हैं, अब 370 पार या 400 पार की बात है। भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो जनता है, वो इस अहंकार को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इंडिया की जो जनता है, इट वांट्स अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जहां पर स्टेक होल्डर्स का और पब्लिक की इज्जत हो और रिस्पेक्ट हो। विवेक जी, ये आपका अधिकार है कि आप एक समालोचना के नजरिए से मैं इसको नेगेटिव नहीं, इसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही कहूँगा, क्योंकि ये विपक्ष का अधिकार है कि वो देखे और देश को भी बताने की कोशिश करे कि जिस नज़रिए से वो सरकार को देख रहा है, उसकी नीतियों को देख रहा है, वो बताए और जनता को भी समझाने की कोशिश करे। लेकिन आज अगर आप देखते हैं कि हम दुनिया की 5वीं इकॉनमी है और तीसरी इकॉनमी की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, विदेश नीति के मोर्चे पर आप खुद सहमत होंगे कि कश्मीर में आज बहुत अमन चैन है, तमाम चीज़ें जो पहले थी उनसे बहुत बेहतर स्थिति है। विदेश नीति के मोर्चे पर हम काफ़ी अच्छे हैं। शेयर बाजार ने अभी बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत काफ़ी अच्छी है, जबकि ब्रिटेन और दूसरे कुछ मुल्क, जापान, इस समय मंदी से जूझ रहे हैं। क्या आप इन अचीवमेंट्स को, आप अगर बीजेपी के एजेंडा बेस्ड प्रोग्राम को हटा भी दें, राम मंदिर को आप ना गिने या आप 370 को ना गिने, तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी 2 मोर्चे पर काम कर रहे हैं? काम भी अच्छा करने की कोशिश है और अपने एजेंडा को भी, अपने बहुसंख्यक मतदाताओं को भी बहुत अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं? शरद भाई, अगेन आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे सामने रखा है जी,
कि कंट्री इज डूइंग वेल अकॉर्डिंग टू यू। हमको पता है कंट्री इज डूइंग वेल, और ये डूइंग वेल का प्रोसेस 1990 से स्टार्ट हुआ था। मैं उस डिबेट में जाना भी नहीं चाहता। जी हाँ, जी हाँ। कि ये जो कंट्री विल डू वेल, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें गवर्नमेंट्स आएंगी और जाएंगी, और कंट्री तो भी अच्छा करेगी, क्योंकि इंडिया इज पॉइज्ड टू टेक ऑफ। जी, इट विल नॉट मैटर। अब इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कौन सी गवर्नमेंट पावर में है कि नहीं है। इंडिया इज डूइंग वेल बिकॉज इंडियंस में जो कैपेसिटी है सोचने की, काम करने की, जो वर्ल्ड वाइड कैपेसिटी, जिससे हम आईटी जायंट बने, जिस तरह से हमारी जो ब्रिलियंस है, हमारे डॉक्टर्स की ब्रिलियंस, हमारे साइंटिस्ट की ब्रिलियंस इस वक्त एक शान का विषय है। तो इंडिया इज शाइनिंग, वो इसमें कोई डाउट नहीं है। बट प्रॉब्लम दूसरी है। इमरजेंसी में भी रेलवेज वे रनिंग वेल, पंक्चुअलिटी हैड इम्प्रूव्ड, ऑफिसेज हैड इम्प्रूव्ड, गवर्नेंस वाज वेरी गुड, था कि नहीं? इमरजेंसी में सब कुछ बहुत अच्छा था जी। क्या बुराई थी इमरजेंसी में? मगर आपके मानव अधिकार, आपके इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस था, आपके इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर गए थे, मानव अधिकार के वैल्यू सिस्टम्स कोलैप्स कर गए थे। वो चीज आज सामने आ रही है। आज इंस्टीट्यूशनल का जितना बड़ा डिवैल्यूएशन इंडिया में हो चुका है, जो आज चाहे वो जुडिशरी की बात करें, चाहे एग्जीक्यूटिव की बात करें, चाहे इलेक्शन कमीशन की बात करें, चाहे सीबीआई की बात करें, सीईसी की बात करें, ईडी की बात करें, आईटी की बात करें, जिस लेवल पे ऑपोजिशन पे इन चीजों का प्रयोग होता है, और जिस लेवल से इन वन साइडेड अप्रोच में ये इंडिया पूरी चल रही है, यही इमरजेंसी का सबसे बड़ा दुष्गुण था। और वही सबसे बड़ा दुष्गुण आज हमको इस पीरियड में दिख रहा है। तो अगर इंडिया इज शाइनिंग, तो इमरजेंसी में इट वाज शाइनिंग। मैं मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ मसले आपके सामने रखता हूं। कमलनाथ जी का जो रिसेंटली एपिसोड हुआ, जिसमें ये कहा गया कि बीजेपी की अफवाह है, जिसको मीडिया भी जिसको पकड़ के बैठ गया, और हालांकि कमलनाथ जी से जब उस दौर में पूछा जाता रहा तो वो यही कहते रहे कि अगर मैं ऐसा कोई डिसीजन लूंगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं क्या कोई पागल हूं जो बीजेपी में जाऊंगा। अब वो बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है सर, मैं उनके शब्दों को नहीं पकड़ूंगा, लेकिन फिर भी पहले जो बातचीत थी, क्या ये विद इन दी पार्टी एक पॉलिटिक्स थी? क्योंकि कमलनाथ जी के लिए कहा जाता है कि उनके सीधे हाथ ने क्या सोचा है वो उनके लेफ्ट हैंड को भी नहीं मालूम पड़ता है। कमलनाथ जी को मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जी, और मेरे उनसे व्यक्तिगत 40 साल पुराने एसोसिएशन है, इसलिए मैं उनकी कोई किसी भी पर्सनल इश्यूज पे मैं टिप्पणी नहीं करता हूं। नई लीडरशिप है, लेकिन आप लोगों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। कमलनाथ जी यात्रा में साथ हैं, आप बराबर खड़े हुए हैं, दिग्विजय सिंह एक योद्धा की तरह साथ रहते ही हैं। एक बेहतर समन्वय, क्योंकि एक मौका है, हम सुबह ये बात कर रहे थे कि 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की 65 सीटों में से 62 बीजेपी के पास है, यानी 3 कांग्रेस के पास है। गंवाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए आपके पास मौका है, और दबाव बीजेपी पर ही है। जी, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। 65 सीट में अगर हमारे पास 3 हैं तो हमारे ऊपर क्या दबाव होगा? दबाव तो पूरा बीजेपी पे होगा जी। और कांग्रेस के पास दिस इज एवरी एडवर्सिटी इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी लाइफ में। शरद भाई जी, जब भी आपको एडवर्सिटी आती है वो आप अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित कर सकते हो। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द कांग्रेस। और मैं जीतू भाई से और उमंग से ये बातें बोलता हूं, मैंने कहा देखिए, यू हैव स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ कैसे लोग। कांग्रेस की हिस्ट्री देखिए मध्य प्रदेश की। हमारे चीफ मिनिस्टर्स कौन थे? हमारे चीफ मिनिस्टर्स थे रविशंकर शुक्ला, डीपी मिश्रा, पीसी सेठी, श्यामाचंद शुक्ला, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ। हमारे पास ऑलवेज बहुत टॉल लीडर्स थे जो हमारी इस पार्टी को लीड करते थे। और आज 50-60 साल से हम वी हैव बीन इन पावर इन अ सेंस। मैं तो चाहता हूं कि जीतू और हमारी जो नई लीडरशिप है वो भी इसी तरह ग्रो करे इनटू अ टॉल लीडरशिप, और इस प्रदेश को एक दिशा दे। देखिए, ये आज के दिन हमारा प्रदेश में, मुझे हिचक नहीं बोलने में, जिस प्रकार की दिशा होनी चाहिए एक प्रोग्रेसिव स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए,
वो दिशा आज हम नहीं दे पा रहे हैं। एंड दैट इज वाई जब तक हम इस प्रदेश को प्रोग्रेसिव स्टेट्स के तौर से नहीं बढ़ाएंगे, जैसे मैं ऑलवेज जबलपुर में कहता हूं, जबलपुर और पूरा महाकौशल क्यों पिछड़ा है? क्योंकि यहां कोई सोचने वाला नहीं है। और जब तक आप सोचोगे नहीं, आपके पास विजन प्लान नहीं होगा, आप बढ़ोगे कैसे? मैं तो ऑलवेज कहता था, कब से कह रहा था कि देयर शुड हैव बीन अ न्यू जबलपुर प्लान, एक नई स्मार्ट सिटी ऑफ जबलपुर को प्लान करना चाहिए था। आपने 1000 करोड़ रुपए जबलपुर को स्मार्टन अप करने में लगा दिए, जो दिखते नहीं है। मैं 500 करोड़ रुपए में जबलपुर के बाहर एक न्यू जबलपुर बना देता ऑन अ पीपीपी मॉडल, and that would have been a smart city with stadiums, with auditoriums, with malls, with multiplexes, a Wi-Fi city, residential houses, and all on PPP model. Public के पैसे से ही public को आप facility देते। But unfortunately, मध्य प्रदेश में nobody is coming forward with a progressive plan. हम नॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात नहीं करते हैं, हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, बट स्पोर्ट्स की जो एक्सेलेंस है वो अचीव नहीं कर पाते हैं। कितने लोग हमारे यहाँ से आज नेशनल लेवल पे, आज यू कैन से कि हम प्राउड फील करें कि दे आर ओलंपिक मेडल होल्डर्स और व्हाटएवर। तो मध्य प्रदेश को अपने एक्सीलेंस के तरफ बहुत काम करना है, बहुत बढ़ना है। इसके लिए यू नीड एनलाइटेंड लीडरशिप। जब तक एनलाइटेंड लीडरशिप नहीं आएगी मध्य प्रदेश में, तब तक मध्य प्रदेश का, मेरे ओपिनियन में, आई मे बी रॉन्ग, मेरे ओपिनियन में वो जो प्रोग्रेस जो हम सब मिलके मध्य प्रदेश वासी चाहते हैं मध्य प्रदेश में, वो कभी नहीं मिलेगा। विवेक जी, एक और बड़ा अहम सवाल है जो आपके प्रशंसक भी कई बार पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि विवेक तनखा जी के पास विजन है, विवेक तनखा जी आधुनिक तौर तरीकों को, गैजेट्स को, पॉलिसीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल सेइंग भी वो दोहराते हैं जो मध्य प्रदेश में काफ़ी चलती है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो इंडिविजुअल काम बहुत तेज़ी से होते हैं, और बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है तो डेवलपमेंट के काम बड़ी तेज़ी से होते हैं। तो आपके प्रशंसक ये मानते हैं कि आप बहुत सही व्यक्ति हैं डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे, लेकिन पार्टी शायद आपकी जो है वो, मैं ये नहीं कहूँगा ठीक नहीं है, बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन आपको होना बीजेपी में चाहिए, ऐसा आपके प्रशंसक मानते हैं। क्या कहेंगे आप ऐसे प्रशंसकों को? देखिए, मैं जहां मैं हूं, मैं वहां बहुत खुश हूं। आई ऑलवेज से, मेरा धर्म, मेरी पार्टी, मेरे दोस्त और मेरे प्रोफेशन, ये सब मेरा अपना है। इसमें मैं अपना निर्णय खुद लेता हूं जी। मेरी पार्टी है, मेरा धर्म मेरा घर में, मेरा दोस्त मेरे दोस्त है, मेरा घर मेरा घर है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बीके नेहरू साहब की एक बहुत फेमस बुक है, आपने पढ़ी होगी जी जी, गुड मेन ऑलवेज कम सेकंड। जी जी जी, गुड पीपल ऑलवेज कम सेकंड। जी जी। तो जो अच्छा आदमी होता है वो कभी फर्स्ट नहीं आ पाता है, वो ऑलवेज सेकंड होता है, बिकॉज सिस्टम कभी अच्छे को फर्स्ट नहीं आने देता है। पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, इसमें हंस लेना चाहिए जी जी, क्योंकि ये इतिहास की सच्चाई है। एक टिप्पणी को लेकर जीतू पटवारी जी की दिग्विजय सिंह जी कुछ असहमत हुए। आपको क्या लगता है, कांग्रेस की ये असहमति भी कई बार बड़ी चुनौती बनती है, क्योंकि बहुत खुलापन है, आंदोलन की पार्टी है कांग्रेस की अगर हम बात करें, लेकिन ये इतनी बड़ी हो जाती है। आप कहें तो मैं आपको सुनाता भी हूं, वो विषय क्या था, पहले आप सुन लीजिए, फिर उस पर आपका जवाब मैं लेता हूं। कल शिवपुरी के बाद गुना के बाद ब्यावरा, और बीच में 2-3 छोटे छोटे पैलेस जो जगह स्थान है, उनसे होके हम ब्यावरा के आगे नाइट स्टे होगा 4 तारीख के दिन। 5 तारीख के दिन वहां से हम चलेंगे शाहजहांपुर से मक्सी से उज्जैन, और उज्जैन के बाद रतलाम, और रतलाम के बाद सेलाना, और सेलाना के बाद फिर वो राजस्थान में प्रवेश करेंगे। जो कार्यक्रम बताया गया है उसमें गुना से ब्यावरा के बीच में छोटी मोटी जगह रामोगढ़ भी आती है, जहां पर पब्लिक मीटिंग होगी, वहां सब लोग आमंत्रित हैं। तो सर, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, शायद जीतू पटवारी जी याद नहीं रख पाए कि गुना और ब्यावरा के बीच में राघोगढ़ भी है, और दिग्विजय सिंह जी उसी पर चुटकी लेते नजर आए
कि जो छोटी मोटी जगह है गुना और राघोगढ़ के बीच में, उसका नाम राघोगढ़ है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी जी देखिए, ये मजाक का विषय है जी। जीतू जी का कोई मंशा थोड़ी होगी कि राघोगढ़ को ओमिट करें, और दिग्विजय जी ने उस पर चुटकली ले ली, तो मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं। दिग्विजय जी बहुत ही एक सीनियर सीजन्ड व्यक्ति हैं और जीतू एक इमर्जिंग लीडर है। और कांग्रेस का एक ये ब्यूटी है कि आप सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की चुटकुले लेते हो और इस पे पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि प्रजातंत्र की सबसे बड़ी पहचान है डिसेंट। अगर मैं डिसेंट अपना पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाऊं या पोलाइटली नहीं कर पाऊं, पब्लिकली भी करूं तो पोलाइटली नहीं कर पाऊं, तो फिर देयर इज नो डिसेंट। बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यू डोंट हैव अ डिसेंट। मैं को बीजेपी में जो मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं, इट्स अ मशीन, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड टुडे वी वांट अ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेसी। आखिरी सवाल कर रहा हूं विवेक जी आपसे कि मध्य प्रदेश की सूची कब आ रही है? दिल्ली में आपका काफी समय बीतता है, और क्या ये सूची ऐसी भी होगी जो सूची में फिर, जैसा आप भी मान रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि हम पे कोई प्रेशर नहीं है, तो आपके पास अच्छे चयन के विकल्प खुले हैं, पॉलिटिकल जो भेदभाव है उसको इग्नोर करने के विकल्प खुले हुए हैं। क्या हम मानें कि इस बार की आपकी जो सूची है, क्योंकि बीजेपी डिक्लेयर कर चुकी है 24 कैंडिडेट, अब इसका प्रेशर तो आप पर है कि उनके 24 कैंडिडेट अपनी तैयारी में जुट गए हैं, और आपने अभी तक, हम इंतजार ही कर रहे हैं कि कांग्रेस की सूची कब आएगी। देखिए, वो एक्सरसाइज कांग्रेस की बहुत दिनों से चल रही है, और आई एम श्योर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो सूची भी सामने आ जाएगी। मगर मेरा एक दुख है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एड्रेस नहीं करती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। मैं चाहता हूं कि कंट्री का जो इंटेलेक्ट है, कंट्री की जो एस्पिरेशंस हैं, कंट्री का जो ब्रेन है, वो इन इलेक्शंस में समवेयर इट शुड रिफ्लेक्ट एंड कम फॉरवर्ड। जो एक एक्सीलेंस की जो मेरी चाहत है कि कंट्री में एक्सीलेंस आए, मैं अनफॉर्चुनेटली देखता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम में उस एक्सीलेंस को जगह नहीं दी जाती है, और डाई हार्ड पॉलिटिशियंस को ही सामने लाया जाता है। दैट इज द वे द सिस्टम वर्क्स मे बी, बट मेरा कहना है कि अगर हमको प्रोग्रेस करना है, अगर इस देश को आगे बढ़ना है, अनलेस यू ब्रिंग एक्सीलेंस इन द फोरफ्रंट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ओनली एक्सीलेंस कैन टेक एक्सीलेंस फॉरवर्ड। इससे कंक्लूड करूंगा सर, ये बताइए मुझे कि अगर पार्टी ने कहा कि विवेक तनखा जी भी लड़ें, दिग्विजय सिंह जी भी लड़ें, अरुण यादव जी भी लड़ें, अजय सिंह जी भी लड़ें लोकसभा चुनाव, तो क्या, क्योंकि बीजेपी ने ये स्ट्रैटेजी भी दिखाई है, शिवराज जी भी मैदान में हैं, अब तमाम बड़े नेता राज्यसभा में होने के बाद भी सिंधिया साहब भी मैदान में हैं जी, इस पर आपका कमेंट जी। देखिए, जहां तक दूसरे लीडर्स हैं उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि उनकी मंशा क्या है या पार्टी की उनके बारे में मंशा क्या है, मुझे उसकी जानकारी भी नहीं है। बट मैं एक चीज आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि विवेक तनखा की चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है, और ना पार्टी की ऐसी कोई मंशा है कि विवेक तनखा को चुनाव लड़ाने की। क्योंकि विवेक तनखा का उपयोग का एरिया डिफरेंट है। वो मुझे जिन बातों में भी बिजी रख रहे हैं, इस वक्त कांग्रेस पे बहुत अन्याय हो रहा है, चाहे हमारे अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं और जिस प्रकार से हम लोगों के अगेंस्ट वेरियस एक्शंस हो रहे हैं, तो अगर विवेक तनखा जैसे लोग उपलब्ध नहीं रहेंगे और आप इलेक्शन में भी उनको लगा दोगे तो ये सब लड़ाइयां कौन लड़ेगा जी। तो चलिए, इसलिए हम लोग पार्टी के रिजर्व हैं। यह आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा सोचते हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा विवेक तनखा जी, आपसे बात करना हमेशा एक शानदार ट्रीट की तरह होता है। आपको बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे सीनियर कांग्रेस लीडर, राज्यसभा मेंबर विवेक तनखा जी। आगे बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत।